साथियों नमस्कार। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को, जो 2 बार से सरकार बना रही थी, इस चुनाव में 49 सीटें मिली हैं अब तक के जो आंकड़े हैं, और वहीं कांग्रेस पार्टी को कुल 36 सीटें मिली हैं। यह परिणाम निश्चित तौर पे अचरज भरा है। बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग भी, जिनमें मैं भी शामिल हूं, इस परिणाम को की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करते थे, ना इसको पचा पा रहे हैं। खैर, परिणाम के बाद सोशल मीडिया पर जो भाजपा समर्थक हैं वो गाली गलौज उन्होंने शुरू कर दिया है, और उन तमाम लोगों को जो इस परिणाम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो इस परिणाम पर संदेह जता रहे हैं, उनको तरह तरह से ट्रोल करना, गाली देना, उनकी मां बहन को गाली देना, ये सब शुरू हो चुका है। तो भाजपा का अपना तरीका है जीत को सेलिब्रेट करने का, महिलाओं को गाली देके ही सेलिब्रेट करती है। अब मैं इस पूरे परिणाम को 2 तरह से देख पाता हूं। एक तो बतौर इंजीनियर, मैं भले पत्रकारिता के पेशे में हूं, पढ़ाई लिखाई मैंने इंजीनियरिंग की है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि अब तक मैं ईवीएम के किसी प्रकार के मैनिपुलेशन की थ्योरी पर विश्वास नहीं करता था। मैंने ये बात कई जगह लिखी भी है कि मैं इस बात पर कतई विश्वास नहीं करता कि ईवीएम की टेम्परिंग की जा सकती है। लेकिन इस परिणाम के बाद, इस अनापेक्षित परिणाम के बाद, इस बात पर यकीन करने को जी चाहता है कि नहीं, कुछ न कुछ तो जरूर है हमारे इलेक्शन प्रोसेस में जो आश्चर्य में डालता है। जो 2 बात इस परिणाम में मुझे परेशान कर रही है, वो ये परेशान कर रही है कि पहली चीज तो ये कि जेजेपी, जो पिछली बार भाजपा की पार्टनर थी, जिसके दमखम पर, जिसको साथ मिला करके भाजपा ने सरकार बनाई, पिछली बार उसके 10 विधायक थे, इस बार एक विधायक भी चुनाव नहीं जीता। दुष्यंत चौटाला भी चुनाव हार गए, नोटा से भिड़ रहे थे अंत में। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की 49 सीटों पर लीड, 49 सीटें लगभग मिल ही जाएंगी उसको। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा कैसे संभव है? यह एकदम समझ से परे है। सच्चाई यह है कि जितनी सारी सर्वे एजेंसियां लगाई गई थी, 12, 14, 16, 20, जिन्होंने दिखाए हैं अपने परिणाम, हमने तो सर्वे जुलाई माह में कर दिया था, और हमारे सर्वे के परिणाम भी कह रहे थे कि कांग्रेस को 43 से लेकर के 47, 48 सीटें तक मिल सकती हैं। और हमने तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा भी था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव नहीं लड़ेगी तो हार जाएगी। हमारे जो सर्वे के नतीजे हैं, वो तो सबसे अधिक सच के पास थे। मेरे पास है भी, मैं आपको दिखा भी देता हूं, अभी भी मौजूद है मेरे पास, मेरे जो हमने सर्वे किए थे। ये 43 से 48 सीटें हम दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को हम कह रहे हैं 34 से 39। तो ये खाली हमारी बात नहीं है, पत्रकारों की बात नहीं है, जो लोग जमीन पे गए उनकी बात नहीं है। हरियाणा की जनता भी ये बात यकीन करेगी कि इस तरह का नतीजा आया है। मुझे तो विश्वास नहीं है। मैं कालका से लेकर के पूरा इस समय भी फरीदाबाद हूं। पब्लिक तो ये विश्वास करने के मूड में नहीं है कि इस तरह के नतीजे आए हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद ये बहुमत, पिछली बार 41 पाई थी, इस बार 49 पा गई भाजपा। जब सवेरे काउंटिंग शुरू हुई, उसके बाद जो नतीजे आए, पहले आपने देखा होगा कि 70 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही थी, 10 सीट पर बीजेपी। तो कहा गया कि ये पोस्टल बैलेट है, ये तो खैर है, लेकिन ये बहुत कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन आपने कभी देखा है कि पोस्टल बैलेट्स के रिजल्ट में और एक्चुअल रिजल्ट में, जब ईवीएम से किया जा रहा है ये काउंटिंग, इतना अंतर कभी देखा है आपने?
जो सबसे बड़ी चीज नजर आई, क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़ का चुनाव देख करके उसमें हिस्सा लेकर के यहां पे पहुंचा हूं, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में भी एकदम सेम यही चीज हुई थी, एकदम इसी तरह से बिल्कुल। कांग्रेस बढ़ते दिखाई दे रही थी सवेरे जब पोस्टल बैलेट्स आए, उसके बाद अचानक गिरना शुरू किया और अंत में बीजेपी की सरकार बन गई। लग रहा है कि वही प्रोसेस यहां पर आकर के दोहरा दिया गया, दूसरा छत्तीसगढ़ बन गया हरियाणा। जिस जमीन पर 700 किसानों की लाशें गिरी, सड़क पर मारे गए, बेरोजगारी का ये आलम है कि संसद में स्वीकार करना पड़ता है मंत्री को कि बेरोजगारी की स्थिति वर्स्ट है, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जीत जाती है। कोई तबका ऐसा नहीं मिला जो खुश है। बात होती है कि बनियों की पार्टी है, बीजेपी की बनियों की पार्टी है, ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष हार गए, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। मैं हतप्रभ हूं इन नतीजों से। मुझे लगता है कि हाँ, मैनिपुलेशन हुआ है। दूसरी तरफ दिमाग एक बात और भी कहता है। कांग्रेस पार्टी पर आते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तमाम जर्नलिस्ट इस मौके पर कांग्रेस की आलोचना नहीं करेंगे। नतीजे बेहतर आते, सरकार बना भी लेती कांग्रेस, तो मैं ये बात कहता, अभी भी कहूंगा, अति कर डाली है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। अति जिसको कहते हैं, माने एक नेता की बात नहीं कर रहा मैं, अब शैलजा जी की बात भी कर रहा हूं मैं, हुड्डा जी की भी बात कर रहा हूं मैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की भी बात कर रहा हूं। ये सब के सब अलग टाइप के अहंकार में रहते हैं भाई, विचित्र किस्म के अहंकार में। शैलजा जी को अगर कोई नाराजगी थी तो उस नाराजगी को वो पार्टी फोरम में प्रकट कर सकती थी। अगर टिकट बंटवारे में उनको उनकी सहभागिता नहीं ली गई तो ये बात कही जा सकती थी। वो 2 सप्ताह तक मुंह फुला कर बैठी हुई थी, कभी राहुल गांधी मनाने जा रहे हैं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे बुला रहे हैं उनको। यह तो अतिवाद है ना। और वह शैलजा जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को, अच्छी खाती चल रही सरकार को, जो चुनाव जीत रही थी, उसको चुनाव हरवा दी। यह सच्चाई है, इसको नहीं भूलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का इलेक्शन सिर्फ कुमारी शैलजा की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी। जाके सारे के सारे प्रचार में, तंत्र में, सारी कैंपेनिंग में जबरदस्ती अपनी बुद्धि लगाना, नहीं भूपेश जी का नाम नहीं रहेगा, कांग्रेस का नाम रहेगा। अरे भाई, जिसके दम पे तुम जीते हो उसका नाम नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? अपने अपने लोगों को ले जाकर के फिट कर दी। अभी एक कार्यक्रम करूंगा, इनका एक व्यक्ति जो है कुमारी शैलजा जी का, जो कि प्रदेश का एक बड़ा पदाधिकारी भी है, टिकट के लिए भी बहुत कोशिश कर रहा था, शायद मिल भी जाता, दौराने इलेक्शन जाकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मिल लिया माइनिंग लीज के लिए। कहां रुका था, किस होटल में, किससे किससे बात किया, सारी डिटेल हमारे पास है, मैं आपसे साझा भी कर दूंगा, जल्द ही इस पे कार्यक्रम भी करता हूं। तो जो लोग कांग्रेस को की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, वो लोग टिकट के लिए अपनी अपनी गुटबंदी बना करके टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे, मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे। शैलजा को भी मुख्यमंत्री बनना है, भूपेंद्र हुड्डा को भी बनना है, रणदीप सुरजेवाला को भी बनना है। ये तो कमाल की बात है। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि जिस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को हरवाने में बड़ी भूमिका निभाई, उसी व्यक्ति के को तुरंत छत्तीसगढ़ से वो हटा, हरियाणा का कैंपेन दे दिया गया, दीपेंद्र हुड्डा ने दिया। अब पूछिए किसके दबाव में दिया। ये सच्चाई है। जिस व्यक्ति ने, फिर से रिपीट कर रहा हूं,
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को हरवाने में बड़ी भूमिका निभाई, जो 3 महीने तक 4 महीने तक छत्तीसगढ़ में था, उस व्यक्ति को दीपेंद्र हुड्डा ने काम दे दिया हरियाणा का कि आप प्रचार प्रसार का काम करिए। हरियाणा मांगे हिसाब वाला जो 3rd क्लास का कैंपेन था, उसी व्यक्ति ने के दिमाग की उपज थी। ये तो हुआ है। कैसे जीतोगे भाई? वो क्या नाम है, भीम आर्मी का चीफ चंद्रशेखर आजाद, उसका एक चेला है प्रदीप नरवाल। अभी 4-5 साल पहले की घटना है कि बदरपुर में यूपी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, गाड़ी पे बैठा लिया और 3-4 घंटे तक धमकाते हुए घुमाती रही। वो चले गए, उनके एक मित्र हैं जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट और कांग्रेस के इस समय बहुत बड़े नेता हुए हैं, उनके पास। उन्होंने कहा कि तुमको हम कांग्रेस का दलित चेहरा बना देते हैं, और उस भीम आर्मी के उस लड़के को निकाल के कांग्रेस का चेहरा बना दिया। बुंदेलखंड में उनसे करवाया, प्रभार देकर के प्रचार प्रसार कराए 2021 में, और अब चुनाव लड़वा दिया हरियाणा से। भाई जिसकी कोई जमीन नहीं, चुनाव लड़ा दिया और हार गए। और एक बात सच है, बड़ी अच्छी बात मेरे एक पत्रकार मित्र ने कही। दरअसल ये भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा 50-55 का टारगेट लेकर चल ही रहे थे। इनका जो टारगेट था 50 सीट का था, इसीलिए अपनी सीट आई है 36। पिछली बार की तुलना में केवल 5 सीट बढ़ी है, पिछली बार 31 सीट थी। ये सोचते थे कोई कंपटीटर ना पैदा हो जाए हमारा, कम सीट आएगी तो हमारी अपनी रहेगी, हम ही टिकट बांटेंगे। और टिकट क्या बांटे? टिकट क्या बांटे? तमाम बागी तो पैदा हो गए 15-20। मेरे पास रिपोर्ट है कि किन किन बागियों की वजह से आप चुनाव हारे हो। हर तमाम सीटें ऐसी हैं, कम से कम 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर बागी नहीं होते तो आप चुनाव नहीं हारते। बल्लभगढ़ में हार गए, अंबाला कैंट में हार गए, कहां कहां नहीं हारे आप। कालका की सीट आप हार गए, माने अंबाला से बीजेपी कैंडिडेट ला करके कालका में लड़ा रही है और वो कैंडिडेट आपका हार जा रहा है, जबकि कहा गया था प्रदीप चौधरी को नहीं किसी और को टिकट दे दो। मनमाने ढंग से आपने टिकट बांटा है हर जगह। जिन जिन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई सबको टिकट दे दिया आपने। अरे भाई, जब अरविंद केजरीवाल उस श्राप से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, कुछ किए हो चाहे ना किए हो जिस पर, लेकिन जिस पे आरोप लग जाता है फिर वो खूब मनमानी की भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट वितरण में। चुनाव में कैंपेनिंग हो, माने आपको बताऊं, तमाम कैंपेन एजेंसियां, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कैंपेन एजेंसियां आकर के लगातार मिलने की कोशिश कर रही थी भूपेंद्र हुड्डा से, दीपेंद्र हुड्डा से। पहले तो कांग्रेस के लोगों से मिले तो उनको कह दे कि भैया सब कुछ यही देख रहे हैं, यही लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से मिलिए। कोई एक अच्छी कैंपेन एजेंसी लगाई हो प्रचार प्रसार के लिए? नहीं लगाई। किसी ढंग का कहीं से कोई प्रचार प्रसार देखा? और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक वहां का लड़का है, कौन, वैभव वालिया, उसको प्रचार प्रसार का जिम्मा दे दिया है इन लोगों ने, सुप्रिया जी ने दिया है संभवतः। उस व्यक्ति को इतना दिमाग नहीं है कि हरियाणा इलेक्शन है तो सब कुछ हरियाणा पर कंसंट्रेट करे। वैभव वालिया किसी का फोन नहीं उठाते, किसी से मिलते नहीं, कोई इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं। सारा कैंपेन पब्लिक कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के वर्कर्स हैं, कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स हैं, बेचारे वो कर रहे हैं। ऐसे अयोग्य आदमी को बना करके बैठा है, वार रूम का उसको हेड बना दिया है। इलेक्शन हरियाणा में हो रहा है, वार रूम दिल्ली से काम कर रहा है, वो भी बिना काम का। तमाम लड़के हैं मेरे पास, उदाहरण बैठे हुए मिलवा दूंगा कि पिछला काम किया उसका पैसा ही नहीं मिला उनको।
फिर से काम ले रहे हैं। क्यों करेगा वो कांग्रेस के लिए प्रचार? तो एक दूसरा पहलू ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने न तो ढंग से कैंपेन किया, न तो ढंग से कैंडिडेट्स उतारे, न तो इलेक्शन में जो जज्बा होना चाहिए वो जज्बा दिखाई दिया। वह भी एक बड़ी वजह रही है हार की। अगर पहली बात तो टिकटों का वितरण जरूरी थोड़ी ना है कि आप जब घोषणा हो जाए तब करो। एक स्ट्रेटेजी बना करके, मुलाकात करके, लोगों से सब कुछ करके, समझौता करके, थोड़ा सा झुक के, थोड़ा सा उठ करके अच्छे कैंडिडेचर घोषित किए जा सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि हमको बागी होंगे तभी देखा जाएगा। आपके पास समय नहीं है मनाने का किसी को। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि ईवीएम को लेकर के और समूचे इलेक्शन प्रोसेस को लेकर के निश्चित तौर पे गंभीर मंथन होना चाहिए। और अभी तो काउंटिंग चल रही है, इसके बाद तमाम वीडियोस, तमाम चीजें सामने आएंगी, तमाम चौंकाने वाली चीजें भी सामने आएंगी। वो हम आपके पास लेकर के आएंगे। और चुनाव लड़ना मजाक नहीं है, यह बात सबको समझ लेना चाहिए। फिर से कह रहा हूं कि हरियाणा के नतीजे जो है वो असर डालेंगे, बहुत डालेंगे झारखंड पर, महाराष्ट्र में, बाद के चुनाव में मनोबल निश्चित तौर पे विपक्ष का इससे गिरा है। मैं जो अपने प्रेडिक्शंस हैं निसंदेह वो गलत हुए हैं, उसके लिए आप सबसे माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं कि मेरा आकलन गलत हुआ है। लेकिन मेरा आकलन गलत क्यों हुआ है इसके लिए अभी मुझे और देखना होगा, समझना होगा। और ये मैनिपुलेशन अगर है तो कहां से है यह भी जानना होगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।